हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। व्यष्टि अर्थशास्त्र की हमारी A3 सीरीज़ चल रही है जिसमें मांग का सिद्धांत चल रहा है। पहला वीडियो हम देख चुके हैं। ये पार्ट 2 दूसरा वीडियो है मांग के सिद्धांत का। मांग के सिद्धांत में पहले वीडियो में हमने मांग का अर्थ, मांग फलन, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, इन पर हमने चर्चा की थी डिटेल में। अब हम लेते हैं मांग के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिमांड। पहला है कीमत मांग, उसके ही टुकड़े हैं जो कारक थे उसी में। कीमत मांग अर्थात अन्य सारी बातें अगर हम स्थिर कर दें और वस्तु की खुद की कीमत और उसकी खुद की मांग, खुद की कीमत और मांग इन दोनों में ही रिलेशन देखें तो इसको हम कहेंगे कीमत मांग। बाकी सारी बातें स्थिर हैं। dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px है ना। यहाँ dx जो है वो केवल px पर ही निर्भर, इन दोनों में ही संबंध की बात हो रही है और अन्य बातों को, अन्य कारकों को हमने स्थिर मान लिया। इसी प्रकार से दूसरी है आय मांग। इनकी परिभाषा क्या लिखेंगे कीमत मांग की? अन्य बातें स्थिर रहें और वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को ही या उसके बीच में संबंध को ही हम कीमत मांग कहते हैं। अब बात करते हैं आय मांग। अब यहाँ अन्य बातें स्थिर रहेंगी और उपभोक्ता की आय का वस्तु की मांग पर प्रभाव देखते हैं। तो उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो ये कहलाती है आय मांग। यहाँ dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई या dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, इनकम को हम आई भी लिखते हैं, y भी लिखते हैं और अन्य कारक स्थिर है। तीसरा है तिरछी मांग या आड़ी मांग, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड का मतलब होता है, अब यहाँ हम संबंधित वस्तुएं ले रहे हैं, वस्तु की खुद की कीमत नहीं ले रहे हैं। खुद की कीमत के लिए तो कीमत मांग कहा। एक बात और ध्यान रखना, हम जब केवल मांग की ही बात कर रहे हैं तो भी वो कीमत मांगी है, क्योंकि मांग में भी तो हमने वस्तु की कीमत का ही तो रिलेशन देखा था। इसलिए कीमत मांग कहो, मांग कहो, एक ही बात है। लेकिन यह तिरछी मांग में हम दो प्रकार की जो संबंधित वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, उनकी कीमत की बात कर रहे हैं और संबंधित इस विशिष्ट वस्तु की मांग की बात कर रहे हैं। जैसे पेप्सी की मांग, कोको कोला की कीमत, चाय की मांग, कॉफ़ी की कीमत, पेट्रोल की मांग, बाइक की कीमत, इस प्रकार से। dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ pr, x वस्तु की मांग का अध्ययन हम किसके साथ कर रहे हैं? रिलेटेड गुड्स की प्राइस के साथ। संबंधित वस्तुओं की कीमत के साथ वस्तु की मांग का अध्ययन किया जाता है या संबंध देखा जाता है और अन्य कारक यहाँ पे स्थिर रहते हैं। अब मांग के अन्य जो प्रकार हैं उनमें हम देखें प्रत्यक्ष मांग और व्युत्पन्न मांग, डायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड। देखिए वस्तुओं की जो मांग है वो लगभग आप ये मान के चलो कि प्रत्यक्ष मांग है। ऐसी वस्तुएं जिनका हम उपभोग कर रहे हैं और हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो रही है, तो उन वस्तुओं की मांग प्रत्यक्ष मांग कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो सीधे ही हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है, सीधे ही उपभोग हो रही है। जैसे ये पेन की मांग, ये कपड़ों की मांग, भोजन की मांग, ये सब क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष मांग। क्यों? क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रही है। यहाँ हमने ये लिखा भी है, वस्तु की मांग प्रत्यक्ष मांग है क्योंकि इसके उपभोग से आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है। अब व्युत्पन्न मांग, व्युत्पन्न मतलब किसी वस्तु के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है, उस कारण से दूसरी वस्तु की मांग अगर बढ़ती है या सेवाओं की मांग बढ़ती है तो उनकी मांग व्युत्पन्न मांग कहलाएगी। हम उत्पादन के साधन ले लेते हैं, उत्पादन के साधनों की मांग जो है वो व्युत्पन्न मांग है। क्यों? जैसे पेन की डिमांड बढ़ी तो पेन को बनाने वाली कंपनी में लेबर की डिमांड, मशीन की डिमांड, कच्चे माल की डिमांड ये बढ़ेगी। मशीनों की मांग या लेबर की मांग वहाँ क्यों बढ़ी? क्योंकि इस पेन की डिमांड बढ़ी है। तो उत्पादन के साधनों की मांग या कच्चे माल की जो मांग है वो व्युत्पन्न मांग है। व्युत्पन्न क्यों है? क्योंकि इस विशिष्ट वस्तु की मांग बढ़ने के कारण इसे बनाने वाले या इसमें काम में आने वाले साधनों या वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, तो उनकी मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। तो हम ये ध्यान रखें कि वस्तुओं की जो मांग है वो
प्रत्यक्ष मांग जो है वो उपभोक्ता करता है, व्युत्पन्न मांग जो है वो उत्पादक करता है। अब हम बात कर ले हैं संयुक्त मांग और सामूहिक मांग, जॉइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड। संयुक्त मांग किसको कहेंगे? जब किसी एक वस्तु जब किसी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो या अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है। जैसे चाय बनानी है तो पानी चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, है ना। तो इसको हम कहेंगे संयुक्त मांग। जॉइंट डिमांड, दो या अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ होना एक ही आवश्यकता को पूरी करने के लिए, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरक वस्तुओं की मांग है वो संयुक्त मांग है। जैसे पेट्रोल और बाइक साथ में ही प्रयोग में होंगे, सुई और धागा साथ में ही चलेंगे, है ना, बैट और बॉल साथ में ही चलेंगे, सॉक्स और शूज़ साथ में चल रहे हैं। तो ये जो डिमांड है ये सारी जॉइंट डिमांड कहलाएंगी, क्योंकि एक ही आवश्यकता के लिए दो या अधिक वस्तुओं का प्रयोग। अब हम बात करते हैं सामूहिक मांग। ऐसी वस्तु जिसका एक या अधिक क्षेत्रों में, दो या अधिक क्षेत्रों में उपयोग होता है। अधिक क्षेत्रों में जहां उपयोग हो रहा, दो या अधिक क्षेत्र ले लेते हैं, जहां उपयोग हो रहा उनको अपन बोलते हैं संयुक्त मांग, कंपोजिट डिमांड। जैसे पानी हमारे पीने के लिए भी चाहिए, खेतों में भी चाहिए, इंडस्ट्रीज में भी चाहिए, सभी जगह चाहिए। इसी प्रकार हम बात करते हैं दूध से चाय भी बनेगी, दूध से मावा भी बनेगा, पनीर बनेगा, घी बनेगा, बटर मक्खन बने, सब बनेगा। मतलब दो या अधिक क्षेत्रों में एक साथ जो डिमांड होती है। बिजली, हमारे घरों में भी बिजली चाहिए, खेतों में बिजली चाहिए, उद्योगों में बिजली चाहिए, स्ट्रीट लाइट में बिजली चाहिए, ये कहलाएगी संयुक्त मांग, कंपोजिट डिमांड। ये हमने डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख ली है। अब लेते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर, शब्द देखिए मैंने इसको इन्वर्टेड कोमा में लॉक कर दिया है और अंडरलाइन भी कर दिए, ये ध्यान से पढ़ना है हमको थोड़ा। अन्य बातें स्थिर रहें मतलब ये शर्त है, तो वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट। मतलब वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध होगा। कब? जब अन्य बातें स्थिर रहें। विपरीत संबंध यानी यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ेगी, और कीमत बढ़ती है तो मांग घटेगी। अब हम बात करते हैं मांग के नियम की मान्यताएं, एजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मान्यताएं किसको कहते हैं? हमने ये लिखा ना कि अन्य बातें स्थिर रहें, मतलब हमने ये मान लिया है, ये शर्तें हैं। अगर ये सब जीवित रहेंगी तो ही मांग का नियम जीवित रहेगा। तो इनको ही हम मांग के नियम की मान्यताएं कहते हैं। इन मान्यताओं के लिए एक शब्द है सेटरिस पेरिबस शर्तें या सेटरिस पेरिबस कंडीशन, इंग्लिश वर्ड है। बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन आया था अभी कुछ वर्ष पहले ही कि सेटरिस पेरिबस शर्तें क्या होती हैं। हमको केवल इतना ही लिखना था, अन्य बातें स्थिर रहें, है ना। कोई भी नियम अगर है और उसमें ये लिखा हुआ है कि अन्य बातें स्थिर रहें, यही सेटरिस पेरिबस कंडीशंस कहलाती हैं। अन्य बातें स्थिर रहें। कौन सी बातें? पिछले वीडियो में हमने देखा कि मांग फलन में मैंने बहुत सारे कारक लिखे थे, PX, PR, I, T, E, W, ये सारे कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं। इसमें से वस्तु की जो खुद की कीमत है PX, उसके अलावा जितने भी हैं सब में लिख दें कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, ये स्थिर रहे, ऐसा लिख दो। वस्तु की कीमत के अलावा जितने भी प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सभी स्थिर रहें या अपरिवर्तित रहें, ऐसा यदि हम लिख देते हैं, यही नियम की मान्यताएं हैं। देखिए, पहला PR, संबंधित वस्तुओं की कीमत स्थिर रहे। दूसरा है उपभोक्ता की आय, I या Y जो भी लिखें, वो अपरिवर्तित रहे या स्थिर रहे। आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो नियम जिंदा नहीं रहेगा। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारी रुचि और पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेस्ट और प्रेफरेंसेस में। फिर है
भविष्य में कीमत परिवर्तन की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। कल कीमत बढ़ेगी घटेगी ऐसी हमारी कोई आशंका नहीं, हमारी कोई प्रत्याशा नहीं है। फिर है मौसम और जलवायु, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसा मौसम आज है वैसा ही होना चाहिए, तो मांग में परिवर्तन नहीं आएगा। फिर है जनसंख्या का स्तर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर है वस्तु सामान्य प्रकृति की हो, ये ध्यान रखना है। मांग का नियम सामान्य वस्तुओं के लिए बना हुआ है, गिफन वस्तुओं के लिए नहीं। सामान्य प्रकृति की वस्तु होनी चाहिए, तभी ये सारी ये मान्यताएं जीवित रहेंगी, तो मांग का नियम जीवित रहेगा। ये मांग के नियम की शर्तें हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं मांग के नियम के अपवाद। अब अपवाद ले लेते हैं, एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। अपवाद किसको कहेंगे? ऐसी स्थितियाँ जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऐसी स्थितियाँ जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, उन स्थितियों को मांग के नियम के अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। क्या है मांग का नियम? क्या है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होना चाहिए। मांग बढ़े कीमत बढ़े, मांग घट जाए, कीमत घटे, मांग बढ़ जाए। मान लो ऐसा नहीं हो तो उनको हम कहेंगे नियम के अपवाद। तो फिर अपवाद में क्या होगा? और कीमत बढ़ गई, मांग भी बढ़ गई, कीमत घट गई, मांग भी घट गई, ये सभी स्थितियां क्या कहलाएंगी? अपवाद कहलाएंगी। इन्हें हम मांग के नियम के अपवाद कहेंगे। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं? पहला पॉइंट है गिफिन विरोधाभास या गिफिन वस्तुएं, गिफिन पैराडॉक्स। ये गिफिन कौन है? रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने ब्रेड और मांस के बारे में अध्ययन किया था और देखा कि जब ऐसी निकृष्ट वस्तुएं होती है, घटिया वस्तुएं होती हैं, जिनकी कीमतें गिरती हैं तो मांग गिर जाती है, और जिनकी कीमतें बढ़ती हैं तो मांग बढ़ जाती है ना। तो ऐसी जो घटिया वस्तुएं हैं, देखिए गिफन वस्तुओं की परिभाषा शुरू ही वहीं से हो रही है। ऐसी घटिया या हीन वस्तु या निकृष्ट वस्तुएं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, उन घटिया वस्तुओं को रॉबर्ट गिफन के नाम पर गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। इसी को गिफिन विरोधाभास भी कहते हैं। और जब दोनों में सीधा संबंध है तो मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला नहीं होता है। गिफिन वस्तुओं का मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होगा। जब हम मांग वक्र का अध्ययन करेंगे तब इसको वापस बात करेंगे। तो गिफिन विरोधाभास समझ में आ गया ना। गिफिन वस्तुएं कौन सी वस्तुएं? ऐसी हीन वस्तुएं, ऐसी घटिया वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। ऐसी वस्तुओं को हम प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन के नाम पर गिफन वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, प्रेस्टिजियस गुड्स, जैसे हीरा, महंगी पेंटिंग, सचिन तेंदुलकर का बैट, टीपू सुल्तान की तलवार। ये सब कैसी चीज़ें हैं? आप देखते हो बहुत महंगे दामों में इनकी नीलामी होती है। क्यों? अरे मेरे पास सचिन तेंदुलकर का बैट, अरे मेरे कौन सा वो बैट लेके खेलने जाना है, लेकिन नहीं मेरे पास ये बैट है, मतलब ये मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। पुरानी राजा महाराजाओं की 18वीं शताब्दी की अगर विंटेज कार है, अब ठीक रहे मान लो क्या है, लेकिन उससे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी आ गई है, लेकिन वो उस जमाने की है, ऐतिहासिक है ना, दुर्लभ है, तो उसकी कीमतें ज़्यादा है तो भी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात, तो ऐसी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में क्या होता है? ऊंची कीमतों पर ज़्यादा खरीदा जाता है ताकि बढ़िया दिखे, नहीं ये महंगी चीज़ मैंने खरीदी है। अब बात होती है प्रदर्शन प्रभाव, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है? दूसरे के देखा देखी अपन चीज़ खरीद रहे हैं, कीमतें बढ़ रही है लेकिन सब खरीद रहे तो अपने भी खरीदो, अपने नहीं खरीदेंगे तो खराब दिखेगा। मतलब लोगों को बताने के लिए अगर हम ऊंची कीमतों पर अधिक खरीदारी कर रहे हैं तो ये प्रदर्शन प्रभाव कहलाता है। वेबलन इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें भविष्य में कीमत वृद्धि की आशंका या तेजी होने की आशंका, जैसे सोने की कीमतें अभी 50,000 और हमको ऐसा लगे
यार अभी बाजार में माहौल चल रहा है 55,000 ही हो जाएंगी, सोना तो 55,000 जाएगा, तो भी खरीद रहे हैं। अब देखिए सोने की कीमतें इतनी बढ़ती हैं, फिर भी सोने के गोल्ड के शोरूम जो हैं वहाँ भीड़ कम नहीं हो रही है, लोग और ज़्यादा खरीद रहे हैं। क्यों? उनको ऐसा लग रहा है सोना और महंगा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। फिर है उपभोक्ताओं का भ्रम। उपभोक्ताओं को यह भ्रम हो जाए कि जिनकी कीमतें ऊंची है वो वस्तुएं बढ़िया है और जो सस्ती मिल रही है वो खराब है। अगर लोगों के दिमाग में यह भ्रम हो जाता है तो कंपनियां बढ़िया कमाती हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, जो मॉल में बढ़िया ये मिल रहा है, बढ़िया शोरूम में चीजें मिल रही हैं, वो सब बढ़िया है, और छोटी दुकान में मिल रहा वो अच्छा नहीं आ रहा। वहां कहाँ दुकान में जा, अपनी इमेज खराब होती है, छोटी दुकानों में कहाँ, ये लोगों का भ्रम है। ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। लोगों को भ्रम हो जाता है ऊंची कीमत मतलब बढ़िया, नीची कीमत मतलब खराब, तो फिर ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं हुआ। उपभोक्ता की अज्ञानता। अगर लोगों को ये मालूम नहीं है, जैसे मैं ये पेन मान लो 25 रुपये से 30 रुपया हो गया, तो भी इसको खरीद ही रहा हूँ। क्यों? मुझे ये ज्ञान नहीं है कि इसकी स्थानापन्न, इसका सब्स्टिट्यूट पेन दूसरा भी, दूसरी कंपनी का भी इस बाजार में और कम कीमत पर मिल रहा है। ये मुझे अगर ज्ञान नहीं है तो इसको मैं ऊंची कीमतों पर भी अधिक खरीदता जाऊंगा, मांग में कमी नहीं होगी यदि मुझे मालूम नहीं है तो ये कुछ जो है ये मांग के नियम के अपवाद हुए। तो हमने इसमें देख लिया मांग के प्रकार, विभिन्न प्रकार की जो मांग है, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम की मान्यताएं क्या हैं, और मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब हम लेते हैं मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, है ना, तालिका के रूप में प्रस्तुतिकरण। अभी तक हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, कीमत और मांग संबंधित हैं, विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा, ये सब हम बात कर रहे हैं। अब हम शेड्यूल, तालिका के माध्यम से संबंध देख रहे हैं, तालिका के रूप में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कीमत और मांग को। तो मांग अनुसूची किसको कहेंगे? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को व्यक्त करती है। अनुसूची या तालिका, शेड्यूल क्या व्यक्त करता है? मांग अनुसूची क्या व्यक्त करेगी? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को व्यक्त करती है। मांग अनुसूची के हम दो प्रकार बनाते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। पहले लेते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्यक्तिगत मतलब केवल एक उपभोक्ता की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं को व्यक्त करती है। देखिए हमने यहाँ टेबल बनाया, पी एक्स की कीमत 2, 3, 4, 5, डी एक्स की मांग 10, 8, 6, 4, कीमत बढ़ रही, मांग कम हो रही। ये हमने टेबल के रूप में बनाया। ये किसकी है? ये अनुसूची उपभोक्ता ए की अनुसूची हो गई। ये केवल एक उपभोक्ता की मांग है, मांग अनुसूची हो गई। उपभोक्ता ए की व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई, है ना। अब हम बात करते हैं बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग इसका मतलब कुल मांग हो गई, है ना। अब यहाँ पर केवल एक उपभोक्ता की मांग बताई थी। अब हम क्या करेंगे? बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उन सब की मांग को जोड़ेंगे, अलग अलग कीमतों पर जोड़ेंगे। तो परिभाषा क्या बनाएंगे? किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली कुल मात्राओं को व्यक्त करता है ना। अब देखो हमने जोड़ा ना, तो इसकी परिभाषा हम ऐसा भी बना सकते हैं कि बाजार मांग अनुसूची क्या है? यह व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का योग होती है। इसको हम एक टेबल के द्वारा समझते हैं। हम ये मान लेते हैं, माना कि बाजार में केवल 3 ही उपभोक्ता हैं। क्या नाम है उनके? ए, बी और सी। एक काल्पनिक टेबल बनाते हैं, बाजार में केवल 3 उपभोक्ता हैं, ए, बी और सी। इनकी क्या क्या मांग है वो देख लेते हैं। वस्तु की कीमत हमने ये ले ली है 2, 3, 4 और 5। इन कीमतों पर उपभोक्ता ए जो है उसकी मांग को हमने डी ए लिखा है,
वो ये मांग कर रहा है, 10, 9, 8, 7 की मांग कर रहा है, ये तैयार है ये खरीदने के लिए। उपभोक्ता बी जो है ना वो इन कीमतों पर इतनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है, 12, 10, 8 और 6 खरीदने के लिए तैयार है। उपभोक्ता सी इन कीमतों पर 8, 7, 6, 5 ये खरीदने के लिए तैयार है। अब हमने क्या माना, बाजार में 3 ही उपभोक्ता है तो इनकी मांग को हम जोड़ देते हैं। डी एम मार्केट की डिमांड, बाजार मांग कैसे निकलेगी, ए प्लस बी और प्लस सी, डी ए, डी बी और डी सी तीनों को हमने जोड़ दिया। जैसे 2 रुपया कीमत पर कुल मांग कितनी है, तो 10 प्लस 12 प्लस 8 ये हो गया 30। 3 रुपये पर बाजार मांग कितनी है, 9 प्लस 10 प्लस 7 26। 4 रुपये पर बाजार मांग कितनी है, 8 प्लस 8 प्लस 6 22। 5 रुपये पर बाजार मांग कितनी है, 7 प्लस 6 प्लस 5 इक्वल टू 18। ये हो गई बाजार मांग अनुसूची। इस पार्ट को, वीडियो के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं।